शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के साथ। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इसको बोला जाता है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एक होता है कंडक्शन करंट, हम लोग को पता है, जो किसी कंडक्टर में फ्लो करता है। अगर किसी कंडक्टर में, जैसे कोई कंडक्टर है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वायर में करंट में वायर में क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। उसे हम लोग कंडक्शन करंट के नाम से जानते हैं, चालन धारा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द करंट the current due to varying electric field is called displacement current। displacement current, अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। यह ऐसा करंट होता है जो किसी वायर में फ्लो नहीं होता है, सिर्फ वहां पर चार्ज के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो है ये फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, इसको हम लोग देखते हैं। नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हम सभी को पता है कि जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ होता है वो क्या कहता है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। अब उस अगर मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर लाइन इंटीग्रल लिया जाए तो वो क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट जो पास करता है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है। ठीक, तो इसी एम्पियर्स सर्किटल लॉ में मैक्सवेल ने जो है एक इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट देखा था। उस तो उन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशन। बट कैसे उन्होंने जाना कि ये मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी है, तो उसके लिए हमको एम्पियर्स सर्किटल लॉ को पहले समझना होगा। तो हम लोग लिखते हैं, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a closed loop is mu naught times of total current enclosed by the loop। और इनका जो एक्सप्रेशन था, इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। ये होता था, ये हम सभी को पता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ से, कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल लीनियर इंटीग्रल ले लिया जाए तो वह किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, म्यू नॉट इंटू आई।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब इसी लॉ का यूज करते हुए हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट को समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। एक कैपेसिटर हम लोग लेंगे। एक इस कैपेसिटर में क्या किया जाए, एक टाइम वेरिंग करंट जो है फ्लो कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसा करंट फ्लो हो रहा है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे और ये पी है। ठीक है। एक कैपेसिटर लिया गया है जिसका कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस सी है। और इसमें जब वी वोल्ट की बैटरी सप्लाई की जाती है, ठीक है, तो इसमें से कुछ करंट आईटी ऐसे फ्लो करेगा। तो ये कैपेसिटर की दोनों प्लेटें हैं, ये क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। इस पर कुछ क्यू चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर हम लोग दो क्लोज लूप को कंसीडर करेंगे। ठीक है। एक क्लोज लूप जो है इस प्लेट, पहली प्लेट के बाहर होगा और दूसरा क्लोज लूप जो है इसके अंदर होगा, बिटवीन द प्लेट हो जाएगा। तो आर रेडियस का यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्लोज लूप हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और इसको कुछ ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। ये क्लोज लूप C1 है और ये हमारा क्लोज लूप C2 है। और इसका रेडियस कितना है, R है। ठीक। तो एम्पियर्स लॉ का यूज करते हुए हम लोग एक बार क्लोज लूप C1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर क्लोज लूप C2 पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर फॉर क्लोज लूप C1, C1 magnetic field is found as it encloses a current। यहाँ पर एक करंट पास हो रहा है, मतलब इस लूप के अंदर से करंट जा रहा था, इस वजह से यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है। तो इस लूप के किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने चल रहे हैं और वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टी। ठीक। ये फॉर लूप C1 था। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सिमिलरली फॉर क्लोज लूप C2, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ C2 के लिए जब हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पर कोई करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है। ये जो C2 इन यहाँ पर लूप है, इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो यहाँ करंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक। तो इसके लिए लिख लेते हैं इंटीग्रेशन हियर
magnetic field is not found because no current is enclosed by it. Okay, सो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा सेकेंड लूप के लिए C2 लूप वेक्टर बी dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो एंड दिस विल बी फाइनली इक्वल टू जीरो. इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर C1 और C2 लूप, ये जो दोनों लूप यहाँ पर कंसीडर किया गया है, अगर वो बहुत क्लोज हो तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो C1 और C2 लूप है इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, बट हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इफ क्लोज्ड लूप्स C1 and C2 are very close on either side of plate of capacitor, it must have integration B dl equal to इंटीग्रेशन C2 क्लोज लूप C2 के लिए B dl. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. ऐसा होना चाहिए अगर दोनों लूप को मैं क्या करूं, पास में मान लो या कैपेसिटर की प्लेट के जस्ट पास पास है वहां पर. ठीक है, एक क्लोज लूप C1 हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बाहर है और दूसरा वाला जस्ट उसके अंदर है. उस सिचुएशन में दोनों क्लोज लूप पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए. तो इसीलिए मैंने स्टेटमेंट लिखा, इफ क्लोज लूप्स C1 and C2 आर वेरी क्लोज ऑन आइदर साइड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट मस्ट हैव बी dl C1, ये हो जाएगा और इसके लिए. बट ऐसा फाउंड नहीं होता. ठीक है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इसको लिखते हैं, बट इट इज लॉजिकली inconsistent with इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड में इक्वल नहीं हो रहा है बट इक्वल होना चाहिए था. ठीक है, तो मैक्सवेल फेल्ट modification in Ampere's सर्किटल लॉ. तो मैक्सवेल को मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी, उसको हम लोग ने जाना. ठीक है, क्या जाना कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल होता है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट होता है. ठीक, उसके लिए हम लोग ने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसमें टाइम वेरिंग करंट को फ्लो कराने के लिए एक V वोल्ट की बैटरी जो है कनेक्ट कर दिए. अब इसमें जब करंट ये फ्लो होगा तो ये कैपेसिटर हो जाएगा चार्ज. तो उस सिचुएशन में यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेट के बाहर और अंदर, इनसाइड और आउटसाइड, दो क्लोज्ड लूप C1 और C2 को
कंसीडर कर लिए। इसके बाद क्लोज लूप C1 और C2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया गया विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। So for closed loop C1 magnetic field is found as it encloses a current। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मिला। और इसी टाइप से हम लोग जो है क्लोज टू के लिए जो है एम्पियर्स लॉ अप्लाई किए और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई जीरो। और ये इक्वेशन सेकंड से रिप्रेजेंट किया गया। अब अगर हम लोग यह मान लें कि अगर ये दोनों क्लोज लूप क्या हो, एकदम पास पास हो, प्लेट के एक जस्ट इनसाइड हो और दूसरा आउटसाइड हो, उस सिचुएशन में दोनों क्लोज लूपों पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेम आना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ, वहां पर सेम नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैक्सवेल को ऐसा आभास हुआ, उनको लगा कि यहाँ पर कोई टर्म मिसिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेकंड लूप पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आ रही है। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट। एंड मैक्सवेल को एक जरूरत महसूस हुई कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। तो अब उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया था? वही डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने डिस्कवर किया था। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो आया, तो उन्होंने करंट ही क्यों लिया, इसकी बात हम लोग अभी इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। एम्पियर्स मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन इन एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अभी तक हम लोग क्या जाने कि जरूरत क्यों महसूस हुई थी। अब जो मॉडिफिकेशन किए थे इसकी बात करते हैं। पहले तो दिमाग में इनके आया कि मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। अब तो उन्होंने कुछ थ्योरीज का सहारा लिया। सबसे पहले जो फैराडे है, माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल क्या कहता है? अगर किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो, तो वहां पे क्या जनरेट हो जाता है? एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेंज कराएं, तो क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना? तो इसको इसमें समझते हैं। मैक्सवेल ने सिमेट्री कंसिडरेशन का जो है सहारा लिया था। और उन्होंने क्या बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, यहां पर ऐसे लिखते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी को चेंज कराएं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो इसी पैटर्न पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कराया जाए टाइम के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना चाहिए, है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए उन्होंने यह बताया कि ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए उन्होंने क्या किया था, एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था। और डिस्प्लेसमेंट करंट जो आया था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। फैराडे के केस में क्या होता था? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था। इन्होंने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग जो है डिराइव कर लेते हैं। तो लिखेंगे इसको, मैक्सवेल मैक्सवेल फॉलोड सिमेट्रिक कंसीडरेशन कंसीडरेशन if
according to according to Faraday's law of electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction, varying magnetic field, varying magnetic field induces electric field, electric field. So varying electric field, electric field electric field should induce a magnetic field. ठीक है, इसमें क्या लिखे हम लोग, अगर कोई वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है तो वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या इंड्यूस करना चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना चाहिए। और हम लोग को यह भी पता है, बट वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड but magnetic field is produced by current, or current is basically usual source of usual source of magnetic field, magnetic field. So it is named as displacement current. मैक्सवेल ने उसको क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। जिस टाइप से वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, उसी टाइप से वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो भी एक करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर कंडक्शन करंट को ना कहकर इन्होंने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। और यही वो करंट है जिसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। जो वैल्यू जीरो वहां पर मिल रही थी सेकेंड लूप के लिए, वहां पर कोई कंडक्शन करंट पास नहीं हो रहा था, यहाँ पर कोई कंडक्शन करंट नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट की जो है उन्होंने एक्सप्लानेशन दिया था। तो अब इसका एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो जो चार्ज है उस पर वो कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर Q इक्वल टू C इंटू वी हो जाएगा। और C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और C की वैल्यू हम लोग जानते हैं, C इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। अगर यहाँ पर ये C कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट है, V वोल्टेज यहाँ अप्लाई किए हैं, इस प्लेट का एरिया A है, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिया गया है, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी है, जो यहाँ पर परमिटिविटी कोफिशिएंट है, वो एप्सिलॉन नॉट ले लेना है यहाँ पर एयर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू हम लोग को पता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। और वी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कुछ करंट आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वी अपॉन डी। सो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। इस v को यहाँ ed पुट कर देते हैं,
तो डी डी क्या हो जाएगा, यहाँ से फिनिश हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये आ जाएगा Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए। अब हम सभी को पता है ई ए क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। फाई ई इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। और इसका वेक्टर फॉर्म क्या था, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 ले लिया जाएगा, क्योंकि ये जो प्लेन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा 0। और ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फाई ई इंटू ये एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, फाई ई। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो ये जो Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई ई आया है, अब इसको हमको क्या कराना है, वेरी कराना है टाइम के साथ। तो डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग above equation, we get dq upon dt equal to epsilon naught d phi e upon dt। और यहाँ पर ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यही वो एक्सप्रेशन है, यही टर्म है जो मिसिंग था एम्पियर्स सर्किटल लॉ में। और इसी की वजह से इसके ना होने पर ही क्या हो रहा था, जो एम्पियर सर्किटल लॉ उन्होंने दिया था एम्पियर ने, उनके लॉ में इस टर्म के न होने की वजह से बी पॉइंट पर क्लोज लूप जो है, सेकेंड लूप पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा था। तो इसको मैक्सवेल ने क्या किया, इनके एम्पियर्स लॉ में इसको भी इन्वॉल्व करा दिया। टोटल करंट में अब सिर्फ कंडक्शन करंट ना हो कि क्या हो जाएगा, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो लूप जो बाहर वाला था, ये वाला लूप, ये जो बाहर का लूप हम लोग कंसीडर किए हैं, जो बाहर का लूप था C2 वाला, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। ठीक है, इस वाले में यहाँ पर 0 आ रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जब आ जाएगा तो ये वैल्यू 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आने लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्लोज लूप बाहर और अंदर दोनों के लिए यहाँ पर मिलने लगेगा। और जो सिमेट्री कंसिडरेशन था, वो क्राइटेरिया इसको फुलफिल करने लगेगा। ठीक है, तो फाइनली जो एम्पियर्स मैक्सवेल जो है रूल यहाँ मिलता है, उसको लिख लेते हैं। नाउ मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल्स सर्किटल लॉ, यही मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन भी है। अब ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टी। ये जो टोटल करंट था, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। आई डी ही जो है मैक्सवेल ने बताया था। आई सी जो है ये
एम्पियर सर्किटल लॉ में कंडक्शन करंट है। ठीक, तो यहाँ इसकी वैल्यू जो है हम लोग पुट कर देते हैं, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। इसको और क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। ठीक, या फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/c², बिकॉज 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1/c² हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड से, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/c²। इस इक्वेशन में पुट करेंगे इसके प्लेस पर, तो कितना आ जाएगा, 1/c² डी फाई ई अपान डी टी। तो ये मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल्स सर्किटल लॉ हो गया। ठीक है, यहाँ पर सी क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से हम लोग इस वीडियो में क्या जाने कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट की जो है नीड क्यों पड़ी, है ना। तो नीड इसलिए पड़ा क्योंकि मैक्स इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ में इन्होंने क्या किया था, जो कंडक्शन करंट की वैल्यू लिया था उसकी वजह से हमको क्लोज लूप अंदर वाले के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड 0 मिल रहा था, तो सिमेट्री क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा था। तो मैक्सवेल ने उसको क्या बताया, वहां पर कोई एक ऐसा करंट होना चाहिए जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो 0 है उसको नॉन जीरो कर दे। ठीक है, जितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर मिल रहा है उतना वो अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से उनको रिक्वायर हुआ, एक रिक्वायरमेंट महसूस हुआ, तो उन्होंने एक डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू दे दिया। और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो एक्सप्रेशन फाइंड किए हम लोग, तो सिंपली जो है चार्ज जो होगा कैपेसिटर प्लेट पर Q इक्वल टू सी भी अप्लाई कर दिए। सी की वैल्यू क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। के की वैल्यू 1 लेंगे फॉर एयर के लिए। ठीक है, और यहाँ V इक्वल टू ई डी आ गया। ठीक है, अगर जब वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V अपान डी होता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के डेफिनेशन से पता है। तो यहाँ से V इक्वल टू ई डी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, डी डी फिनिश कर देंगे। Q इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए। नाउ ई ए इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये फाई ई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिल जाएगा, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। सो जो मॉडिफाइड फार्मूला है वो मिल जाता है हमारा इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टी। और आई टी क्या है, ये टोटल करंट है। टोटल करंट में क्या हो जाएगा, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन रिसीव हो जाएगा, और यही हमारा मैक्सवेल जो फोर्थ इक्वेशंस है यही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर फायदा हो रहा है तो उसको और भी फ्रेंड्स को जो है शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर नॉलेज। ठीक है, तो आप इसको शेयर करते रहें, इसको पढ़ते रहें। जो भी कोई डाउट हो इसको कमेंट में जाके मेंशन करें, उसको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।